अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसो एंजाइम्स एंड राइबोजाइम्स। हमने अभी तक पढ़ लिए एंजाइम की बेसिक्स और एंजाइमेटिक टर्म्स, कोफैक्टर्स पढ़ लिए, कोएंजाइम्स पढ़ लिए। तो आज हमने पढ़ने हैं आइसोजाइम्स और राइबोजाइम्स। अब मैंने कहा था कि कुछ यूजुअली सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, पर कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो वो आरएनए के मॉलिक्यूल जो एक्ट करते हैं एज एन एंजाइम, उनको बोलते हैं राइबोजाइम्स। और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आपको आपकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पर मिलेंगे। उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा बेसिस का, पर उनका जो फंक्शन होगा वो एक जैसा होगा। मतलब ऐसे एंजाइम जो स्ट्रक्चरली थोड़े से डिफरेंट हों पर उनका काम एक जैसा हो, एक जैसे हों, वो कहलाते हैं आइसो एंजाइम्स। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स आर द एंजाइम दैट कैटालाइज आइडेंटिकल केमिकल रिएक्शंस। ऐसे एंजाइम जिनका काम एक ही हो पर उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस हो, वो होंगे आइसो एंजाइम्स, जो कि एक ही तरह के केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे होते हैं, बट दे हैव डिफरेंस इन देयर अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अब अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक एंजाइम का सीक्वेंस है ABCD, तो दूसरे एंजाइम का जो सीक्वेंस होगा वो DCBA होगा। मतलब कि अमाइनो एसिड वही होंगे पर वो जिस तरह एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में है वो बॉन्डिंग चेंज होगी, अरेंजमेंट चेंज होगी। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग देखो, अगर एक एंजाइम है ABCD और दूसरा होगा BDCA, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो कैरी आउट कर रहे होंगे वो सेम होगा। तो ऐसे सारे के सारे एंजाइम्स जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं पर फंक्शनली सेम होते हैं, वो होते हैं आइसो एंजाइम्स। हाउ आर दे फॉर्म? अब ये बनते कैसे हैं? ये तब बनते हैं जब जीन पेयरिंग हो रही होती है हमारे पास। जीन डुप्लीकेशन के प्रोसेस में देखो, जब जीन डुप्लीकेशन हो रही होती है, यहाँ से आपस में कट आउट हो रहा होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड जो ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसकी वजह से आइसो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। आइसो एंजाइम दे आर फिजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम एक्टिविटी। मतलब एंजाइम सेम होता है लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म डिफरेंट होती है। मल्टीपल मोलेकुलर फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। तो एक एंजाइम की मोर देन वन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो डिफरेंट जगहों के ऊपर हों। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो जो लिवर में एंजाइम होगा, काम वो वही कर रहा है, वही सेम केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कर रहा है, पर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जो किडनीज में होगा वो सेम वही काम कर रहा है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जो हार्ट में होगा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पर काम वो सेम कर रहा है। तो डिफरेंट जगहों पर उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पर उसका काम सेम ही होगा। वो सारे एंजाइम कहलाते हैं आइसो एंजाइम। जैसे कि इसकी एग्जांपल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे पास लैक्टोज को प्रोड्यूस करा होगा, हमारे पास हाइड्रोलाइसिस करा होगा लैक्टिक एसिड की। और इसकी 5 टाइप्स होती हैं। 5 टाइप्स का मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट जगहों के ऊपर पाया जा रहा होगा, 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, पर इसका काम सेम ही होगा। द स्टडी ऑफ आइसोएंजाइम इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड डिजीजेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। अब आइसोएंजाइम का हमें फ़ायदा क्या है? मतलब आइसोएंजाइम हमारी बॉडी में अगर हैं तो उससे हम क्या डायग्नोज कर सकते हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा? उसका हमें फ़ायदा ये है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा लेकिन काम उनका सेम होगा, तो उसकी वजह से हम डिजीज़ कौन सी वाली जगह के ऊपर है वो डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि हमारे पास एंजाइम जो होंगे, नॉर्मली क्या होता है, सेल जो होते हैं वो एक अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके डेथ की तरफ चले जाते हैं, डिके की तरफ चले जाते हैं और वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर चले जाते हैं। मतलब सेल डेब्रिस, जो भी चीज़ ख़त्म होती है वो मरने के बाद, मतलब कि सेल मरने के बाद या फिर एंजाइम जो हैं वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मरने के बाद प्लाज्मा में चले जाते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर उनका एक नॉर्मल लेवल रहता है कि जिसके अंदर वो स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट हो, वो उसका नेक्रोसिस होके वो चीज़ प्रेजेंट हो। लेकिन क्या होता है कि जब डिजीज़ होती है तो वो एंजाइम का लेवल जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए प्लाज्मा के अंदर, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब कौन से वाले एंजाइम का लेवल इंक्रीज़ हुआ है उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन से ऑर्गन के अंदर डिजीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल, हार्ट के अंदर एक एंजाइम है, आइसो एंजाइम है हार्ट के अंदर, और किडनीज के अंदर, दोनों के अंदर एक ही एंजाइम की 2 फॉर्म्स हैं। अब प्लाज्मा के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर हार्ट से भी मरा हुआ जो एंजाइम होगा वो भी होगा, उसका लेवल भी होगा, और जो किडनीज वाला होगा उसका लेवल भी होगा। लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा वाला कौन सा है।
अब अगर हार्ट वाला एंजाइम जो है उसका लेवल प्लाज्मा में इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब है कि हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। किडनी वाले आइसो एंजाइम में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, किडनी हमारी फंक्शन सेम कर रही है, हमारा हार्ट में प्रॉब्लम है। तो इस तरह हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कहाँ पर एक्चुअली में डिजीज़ है। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के केस उन्होंने बताया हुआ है कि LDH एन एंजाइम दैट कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू पायरावेट। अब इसका क्या काम है, लैक्टेट को पायरावेट में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा है, हमारे जो है बेसिक ATP प्रोडक्शन के साइकिल में काम करे। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनर्जी प्रोडक्शन। देखा, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन द बॉडी कंटेन्स दिस एंजाइम। अब ये वाला जो एंजाइम है वो डिफरेंट तरह के बॉडी के सेल्स के अंदर मौजूद है और ये एक टेट्रामर एंजाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 4 सब यूनिट्स हैं, बट द सब यूनिट में भी इधर H और M। अब जो सब यूनिट्स हैं वो कैसे हैं, एक सब यूनिट को हम H कहते हैं, दूसरे को हम M कहते हैं। और अब इनके कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, हो सकता है दोनों चारों सब यूनिट्स जो हैं वो H हों, या चारों सब यूनिट जो हैं वो M हों, या हो सकता है H 2 हों और M 2 हों, या फिर 3 H हों और 1 M हो, या फिर 3 M हो या 1 H हो। तो इस तरह इसमें 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 5 डिफरेंट आइसो एंजाइम्स होंगे और ये सारे के सारे एंजाइम जो होंगे 5 डिफरेंट इन फॉर्म जिसकी हर इंसान में पाई जाती हैं। अब जो M4 टाइप है, मतलब ये कि चारों जो हमारे पास सब यूनिट्स हैं वो M वाले हैं, मसल वाले हैं, वो पाए जाते हैं स्केलेटन मसल्स में। वो वाला एंजाइम जो होगा जिसका स्ट्रक्चर में M4 है वो स्केलेटन मसल्स में होता है, जबकि जो H4 वाला है वो हार्ट में होगा। नॉर्मली LDH2 या LDH2 का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू LDH1 के, पर इसका पैटर्न उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर LDH1 क्योंकि ये हार्ट में है, इसका लेवल अगर इंक्रीज़ हो गया हमारे पास ब्लड के प्लाज्मा में, तो इसका ये मतलब है कि उस इंसान को हार्ट अटैक हुआ है, उसके हार्ट में प्रॉब्लम है क्योंकि उसका पैटर्न फ्लिप हुआ है। इस तरह हमें अंदाज़ा हो जाता है कि असल में डिज़ीज़ कहाँ है, क्योंकि जो नॉर्मल लेवल्स हैं बॉडी के अंदर उस एंजाइम के वो ऊपर हो जाते हैं या वो नीचे चले जाते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी डिज़ीज़ हुई है। तो इस तरह इसके क्लिनिकली इफेक्ट है, क्लिनिकली इम्पोर्टेंस है इन आइसो एंजाइम्स की। अब एक और आइसो एंजाइम है, एक और एंजाइम है जिसके बहुत सारे आइसो एंजाइम हैं, जो है हमारे पास क्रिएटिन काइनेज। क्रिएटिन काइनेज जो है वो भी हमारे पास जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हो रहा है, इसी तरह ये भी एनर्जी प्रोडक्शन में काम कर रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, ये रिवर्सिबल ट्रांसफ़र कर रहा होता है फॉस्फेट को ATP से क्रिएटिन में, और हमारे पास फॉस्फोक्रिएटिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब क्रिएटिन काइनेज का जो मॉलिक्यूल है, एंजाइम है, वो है डायमर। मतलब ये कि इसके 2 सब यूनिट्स हैं। एक सब यूनिट को हम B कहते हैं, B फॉर ब्रेन, और दूसरे को हम M कहते हैं, M फॉर मसल। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रेन में होगा और ये एंजाइम मसल्स में होगा, और इसके 3 टाइप्स होंगी। जो MM है या CK3 है वो स्केलेटल मसल्स में होता है, जो CK2 है या MB है वो पाया जाता है हार्ट में, जबकि जो BB है वो ब्रेन में पाया जाता है। तो अब इसका भी इनके लेवल्स जब ऊपर नीचे होंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा कि आपको डिजीज़ स्केलेटल मसल में है, हार्ट में है या फिर ब्रेन में है। जैसे कि ये देखो, उन्होंने CP के आइसो एंजाइम का बताया हुआ है कि 3 टाइप्स ऑफ इसके आइसो एंजाइम्स हैं, और जिसके अंदर दोनों ब्रेन वाली दोनों जिसके अंदर सब यूनिट्स हैं वो ब्रेन में पाया जाता है, जिसके अंदर मसल वाले सब यूनिट्स हैं वो मसल में पाया जाता है, और जिसके अंदर दोनों वाले हैं वो मसल्स और हमारे पास हार्ट, क्योंकि हार्ट में भी तो मसल्स है ना, तो वहाँ पर पाया जाता है। अब इनकी एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बताई, ये एक तो हमारे पास डायग्नोस्टिक्स में काम आता है, डायग्नोस करने को डिजीज़, या थेराप्यूटिकली भी ये काम आता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में और इन्हांसमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शंस में, दोनों तरह में काम आता है। और इसके अलावा द एक्ट एज अ बायोकेमिकल मार्कर्स। जैसे मैंने भी बताया कि उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जिस जहाँ पर भी डिज़ीज़ होगी, जिस ऑर्गन में भी डिज़ीज़ होगी, उस ऑर्गन से निकलने वाला जो एंजाइम होगा वो उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इट एक्ट एज अ बायोकेमिकल मार्कर के तौर पर काम करेगा ये, और हमें बता देगा कि कहाँ पर मसला है, और वो मसला फिर हम रिजॉल्व कर लेंगे। डायग्नोसिस में कार्डियक डिजीज़, मसल डिजीज़, बोन डिजीज़, हेपेटिक डिजीज़, लिवर डिजीज़ होती हैं ये। तो इन सारे डिजीज़ को चेक करने के लिए हम उस एंजाइम को, स्पेसिफिक एंजाइम को चेक कर लेंगे कि उसका लेवल क्या है,
जब भी कोई स्पेसिफिक कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि ये स्पेसिफिक टेस्ट करा लें। वो जो टेस्ट होते हैं, अब वो टेस्ट इन्हीं एंजाइम्स के टेस्ट होते हैं कि इन एंजाइम्स का क्या लेवल है। जब वो टेस्ट आ जाते हैं उस लेवल, जो अगर नॉर्मल लेवल से ऊपर अगर लेवल होगा तो उसका मतलब होगा कि आपको डिजीज़ है, आपको कोई बीमारी है, आपका वो स्पेसिफिक ऑर्गन काम नहीं कर रहा। इसके अलावा अब एंजाइम जो होते हैं वो टेस्टिंग में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि यूरियाज एंजाइम यूरिया को चेक करने के लिए, और यूरिकेज एंजाइम यूरिक एसिड को चेक करने के लिए, और ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम ग्लूकोज के लेवल को चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो ये होते हैं सारे के सारे आइसो एंजाइम, जो इनका क्लिनिकल रोल आपको मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट होते हैं वो होते हैं राइबो एंजाइम्स। राइबोजाइम्स या राइबो एंजाइम्स वो आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्ट एज आ एंजाइम, जो कि अपना रेट ऑफ रिएक्शन इन्हेंस कर सकते हैं या किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इन्हेंस करते हैं। दे वर्क एज एन एंजाइम। राइबो एंजाइम्स क्या होंगे? आरएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे, और आरएनए जो है, आरएनए का आपको पता है कि क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे डीएनए होता है वैसे ही आरएनए होता है, और आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को इन्हांस का रेट इन्हांस करने के लिए काम कर सकता है, या हो सकता है वो अपने ही मॉलिक्यूल का से रिलेटेड जो काम है उसके केमिकल रिएक्शन को इन्हांस कर रहा हो। अब इसकी कैटालिटिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? राइबो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? राइबो एंजाइम जो होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विद कैटालिटिक एक्टिविटी एंड कैपेबल ऑफ क्लीविंग मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स इन अ सीक्वेंस स्पेसिफिक कैटालिटिक मैनर। अब आरएनए के मॉलिक्यूल्स ही जो डीएनए से कन्वर्ट होता है, एमआरएनए जब बनता है, उस एमआरएनए के मॉलिक्यूल को सप्लाइज करने के लिए काम आते हैं। दे कंटेन सीक्वेंसेस फॉर सिलेक्टिव लाइगेशन विद टारगेट मैसेंजर आरएनए व्हिच कन्फर्स अपॉन देम हाई स्पेसिफिसिटी। तो उसके अंदर स्पेसिफिक लाइगेशन फैक्टर्स होते हैं या और सीजर्स होती हैं जो स्पेसिफिक जगह के ऊपर मॉलिक्यूल मैसेंजर आरएनए को कट कर देते हैं और जो है वो स्पाइसिंग करते हैं उसके। दे आल्सो कंटेन सीक्वेंसेस दैट परफॉर्म क्लीवेज रिएक्शन विद द टारगेट मैसेंजर आरएनए। बाय मॉडिफाइंग द सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन सीक्वेंस द राइबोएंजाइम्स कैन बी स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर द सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन। अब देखो वो काम कैसे करते हैं। ये है हमारे पास एक, अब हम इन राइबो एंजाइम्स को कैसे यूज़ करें, उनका यूजेज बताया हुआ उन्होंने कि क्योंकि ये जो राइबो एंजाइम होते हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि वो आरएनए के मॉलिक्यूल को स्पाइस कर सकें, कट कर सकें और फिर लाइगेट भी कर सकें। तो अगर हम इन राइबो एंजाइम्स को अपने ही फ़ायदे के लिए अपनी स्पेसिफिक जीन्स और मैसेंजर आरएनए को स्पाइस करने के लिए यूज़ करें तो बहुत सारी डिजीज़ को हम उसकी जड़ ही ख़त्म कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है कि एक म्यूटेटेड जीन है, ये म्यूटेट है मतलब ये ख़राब जीन है। तो क्या करेंगे हम, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसमें राइबो एंजाइम को ऐड करेंगे। राइबो एंजाइम का मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो जगह से उसको काटना है, ये देखो उसको उतनी सी जगह से काट देगा। अब ये वाली जगह हमें चाहिए वो हो गई, और ये वाली जगह रिमूव हो गई। तो इस तरह राइबो एंजाइम जो होते हैं वो क्लीव करते हैं हमारे पास मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड्स को। अब राइबो एंजाइम की दो क्लासेस होती हैं। एक राइबो एंजाइम की क्लास जो होती है सेल्फ क्लीविंग आरएनए मॉलिक्यूल्स, जो कि अपने आप को क्लीव कर देते हैं, कट कर देते हैं। क्लीव का मतलब होता है काटना, जिसके अंदर आते हैं हैमरहेड, हेयरपिन, हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस और वारकोड सैटेलाइट आरएनए मॉलिक्यूल्स। और दूसरे होते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग राइबोसोम्स। अब स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है काटने के बाद जोड़ना भी, ठीक है। मतलब ये कि एक होता है सिर्फ काटना, कट लगा दिया, और वो होते हैं सेल्फ क्लीवेज। दूसरा होता है हमारे पास सेल्फ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में ये होता है कि आपने पहले काटा और फिर आपने उसको जो मॉलिक्यूल जो दो स्टैंड्स हैं उनको आपस में दोबारा जोड़ा भी। और दूसरे होते हैं हमारे पास सेल्फ स्प्लाइसिंग राइबोजाइम्स। सेल्फ स्प्लाइसिंग राइबोजाइम्स वो होंगे जो कि कट भी लगा रहे होंगे और बाद में दो जो उसके पोर्शंस होंगे, कोई स्पेसिफिक पोर्शन निकाल लेते हैं मैसेंजर आरएनए में से। जैसे एक्सॉन होता है मैसेंजर आरएनए में और इंटरॉन होता है, दो पोर्शंस होते हैं ना, एक्सॉनिक रीजन और इंटरॉनिक रीजन्स। तो दरमियान वाला जो पोर्शन होता है उसको रिमूव करके दो एक्सॉन आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो वो सारा का सारा जो काम होता है वो करते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग राइबोजाइम्स, और उसके अंदर ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंटरॉन्स एंड आरएनए पी होता है। अब हमने आगे देखने हैं वो सारे के सारे राइबो एंजाइम, जो भी हमने ये जो दो टाइप्स हैं स्प्लाइसिंग वाले और क्लीवेज वाले, ये दोनों हमने देखनी है। ग्रुप 1 इंटरॉन स्प्लाइसिंग
क्या होती है। ग्रुप 1 इंटरॉन स्प्लाइसिंग वाले जो राइबोजाइम्स होते हैं वो आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे पास दे द प्रिकर्सर्स ऑफ टेट्राहेमिना थर्मोफिलिया लार्ज सबयूनिट राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए के लार्ज सबयूनिट्स होते हैं। ग्रुप 1 इंटरॉन्स हैव आल्सो बीन फाउंड टू इंटरप्ट a large variety of transfer RNAs, messenger RNAs and ribosomal RNAs in bacteria and many other organisms। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ग्रुप 1 इंटरॉन वाले राइबोजाइम्स? ये बहुत सारे बैक्टीरिया और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो सकते हैं। और किसको टारगेट कर रहे होते हैं? ये ट्रांसफर आरएनएज, मैसेंजर आरएनएज और राइबोसोमल आरएनएज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, किस स्प्लाइसिंग कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अब ये ग्रुप 1 इंटरॉन स्प्लाइसिंग ये कैसे करते हैं। ग्रुप 1 वाले जो हमारे पास आरएनए के एंजाइम्स होते हैं वो उसकी अपने स्पेसिफिक रीजन जो आरएनए का होता है, मैसेंजर आरएनए का, उसको स्प्लाइस कैसे करते हैं। ये स्प्लाइस ऐसे करते हैं कि इनको चाहिए होता है एक ग्वानिसिन का कोफैक्टर। वो ग्वानिसिन का कोफैक्टर आके अटैच हो जाता है इस पोर्शन के साथ, और फिर इस पोर्शन के साथ अटैच होने के बाद इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करता है दूसरे वाले पोर्शन पे। यहाँ पर कट लगाते हैं पहले, और फिर ये इस वाली जगह के ऊपर कट लगाता है, दूसरी जगह पे कट लगाता है, और क्या होता है उसके नतीजे में ये जो इंटरॉन है, इंटरॉन अलग हो जाता है। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये जो एक्सॉन नंबर 1 है और एक्सॉन नंबर 2 है ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और ये रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ Mg2 पॉजिटिव या Mn। ये दो इसके कोफैक्टर्स होते हैं जिसकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा रिएक्शन कैरी आउट होता है। तो इस स्पेसिफिक राइबोजाइम के लिए मैग्नीशियम जो होता है वो एज ए कोफैक्टर काम करता है और गुआनोसिन का कोफैक्टर काम करता है। Group 1 intron ribosome may prove to be an important tool for RNA-directed therapy. It can be specifically designed to repair abnormal messenger RNA molecules। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये डायरेक्टेड थेरेपी में यूज़ होते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं जो मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल एबनॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हमें कोई चेंजेस कराने होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे पीछे इंटरॉनिक पोर्शन रिमूव हो रहा है। It has been demonstrated that modified group 1 interons are suitable for the correction of deficient messenger RNAs। इसकी एग्जांपल है हमारे पास a trans-active group 1 interon was used to repair mutant beta globulin RNA in erythrocyte precursors from patient with sickle cell anemia। तो sickle cell anemia के patients के अंदर म्यूटेंट बीटा ग्लोबुलिन आरएनए की जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है उसको रिपेयर करने के लिए ये ग्रुप 1 इंटरॉन स्प्लाइसिंग आरएनए राइबोजाइम्स यूज़ होते हैं। ग्रुप 2 इंटरॉन स्प्लाइसिंग जो राइबोजाइम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं? जो ग्रुप 2 वाले होते हैं, अब इनका मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग डिफरेंट होगा। जैसे पहले वाले के लिए हमारे पास ग्वानिसिन का रेजिड्यू होना इंपॉर्टेंट था, ग्वानिसिन एज अ कोफैक्टर काम करता था और यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, यहाँ से कट लगाता था, फिर यहाँ से, तो ये इंटरॉन रिमूव हो जाता था। जबकि इंटरॉन ग्रुप नंबर 2 वाला क्या काम करता है, जो इंटरॉनिक रीजन होता है उसके अंदर ही एडेनिन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। और इधर वाले पोर्शन पे जो एक्सॉन 1 का एंडिंग पोर्शन होता है 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट, वहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करता है, और उसके बाद जब यहाँ से कट लगता है तो ये यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। मतलब ये देखो ये इस तरह का पोर्शन बन जाएगा, और फिर क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये दूसरी वाली स्प्लाइसिंग साइट के ऊपर अटैक करता है और इसको एज अ लूप की फॉर्म में सेपरेट कर देता है इंटरॉन को, और ये दोनों एक्सॉन आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इसके बाद होता है आरएनएस पी। आरएनएस पी जो होता है ये राइबोन्यूक्लियस पी है, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, एक बहुत बड़ी सी प्रोटीन है जिसके अंदर ये आरएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इट इज़ एन एसेंशियल ट्रांसफर आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम। अब ये कौन सा एंजाइम है? ये ऐसा एंजाइम है जो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स को प्रोसेस कर रहा होता है। अब आपको पता है जब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो एक होता है राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर होता है राइबोसोमल आरएनए, जहाँ पर जाके हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो होता है, मैसेंजर आरएनए का एक सीक्वेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास अमाइनो एसिड्स अटैच हो रहे होते हैं, साथ साथ प्रोटीन बना रहे होते हैं। और वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आते किस तरह हैं, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए आते हैं। तो वो जो ट्रांसफर आरएनए है उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइबोन्यूक्लियस पी।
Since its discovery almost 40 years ago, research on RNA species has led to the discovery of catalytic properties of RNA. अब इसमें क्या होता है, ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है और इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, RNA-P इस वाली साइड के ऊपर कट लगाता है, मतलब जो अमाइनो एसिड होता है ये ट्रांसफर RNA का मॉलिक्यूल है और जो अमाइनो एसिड होता है वो अटैच हुआ होता है। अब अमाइनो एसिड को जब उसने अटैच करवाना है हमारे पास राइबोसोमल RNA के अंदर जब लेके जाता है और अटैच करवाता है वो राइबोसोम अमाइनो एसिड को, अब ट्रांसफर RNA से उतारना है तो वो उतारने के लिए यहाँ पर क्लीवेज के ऊपर कट लगता है और वो जगह बाकी का पोर्शन अलग हो जाता है। लिखा हुआ है ऑल RNA-P एंजाइम आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स in ribonuclease P protein component facilitate binding between RNAs and transfer RNA substrate। ठीक है, तो ये जो है RNA-P की मदद से RNAs का मॉलिक्यूल और ट्रांसफर RNA का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। इनको भी मैग्नीशियम जो है एज अ कैटाइन एज अ मेटालिक कोफैक्टर चाहिए होता है। एंडोराइबोन्यूक्लियेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग 5' एंड ऑफ मेच्योर ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल cleavage via nucleophilic attack on the phosphodiester bond, leaving a 5' phosphate and 3' hydroxyl at the cleavage site। अब देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारे पास ट्रांसफ़र RNA की प्रोसेसिंग हो रही है। मतलब ये कि ट्रांसफ़र RNA वो RNA है जिसके साथ अटैच होना होता है अमाइनो एसिड, जिसने अमाइनो एसिड को पकड़ के लेके जाना होता है राइबोसोम के पास ताकि राइबोसोम जो है उसको अटैच कर दे। तो अब कौन सा, हर ट्रांसफ़र RNA ने स्पेसिफिक किस्म का अमाइनो एसिड अटैच करवाना है। तो अमाइनो एसिड्स आपस में लंबे से सीक्वेंस के फॉर्म में होते हैं। अब जिसके पास जो सीक्वेंस आती है, अब जैसे इसने ए लेके जाना है, एडेनिन इसने लेके जाना है, तो एडेनिन अटैच रहेगा और बाकी के जो हैं मॉलिक्यूल जो हैं ये वो उतरने हैं। तो यहाँ पर कट लगेगा और बाकी सारे रिमूव जाएंगे, सिर्फ एडेनिन अटैच रहेगा और फिर प्रोसेस होगा। फिर ये ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल जब इस पर सिर्फ एक ही अटैच हुआ होगा फिर ये मूव करेगा राइबोसोम के पास और वहाँ पर जाके ये एडेनिन के मॉलिक्यूल को वहाँ पे छोड़ कर आएगा। तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस को यहाँ से उतारना और सिर्फ एडेनिन यहाँ पे लगा रहा है, ये वाला प्रोसेस करने के लिए RNA-P होता है। आगे हमारे पास हैमर हेड राइबोजाइम। हैमर हेड राइबोजाइम जो होता है ये भी इसी तरह का एक मॉलिक्यूल होता है जो क्लीवेज जो कट्टी कर रहा होता है। ऑटो कैटालिटिक RNA है दैट लीव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब ये क्या कर रहा होता है, सिंगल स्टैंड RNA के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको कट कर रहा होता है, मतलब RNA के मॉलिक्यूल को काट रहा होता है दरमियान से, जहाँ पर भी कट लगाना हो वहाँ पे कट लगा रहा होता है। दे आर फाउंड, अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये वायरस लाइक पार्टिकल्स होते हैं कुछ वायरोसाइड, ये सिर्फ और सिर्फ उनमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक वायरस होता है, एक वायरस जो होता है वो क्या होता है, उसकी वो लिविंग बॉडी नहीं होती है, नॉन लिविंग और लिविंग के दरमियान की चीज़ होती है। इसी तरह वायरोसाइड्स भी वायरस लाइक एलिमेंट्स होते हैं, वो ट्रू वायरसेस नहीं होते हैं। तो उनके अंदर हैमर हेड राइबोजाइम होता है जो कि उस वायरोसाइड के RNA के मॉलिक्यूल को काट रहा होता है ताकि वो नेक्स्ट प्रोसेस होके प्रोटीन बना सके। तो उसमें भी यहाँ पर उसकी क्लीवेज साइट होती है और यहाँ पे कट लगाता है बाकी का RNA का मॉलिक्यूल, जैसे ये RNA का मॉलिक्यूल है जाके अटैच होता है, तो यहाँ पर ये RNA का मॉलिक्यूल यूं अटैच होता है इसके साथ और फिर ये इसके दरमियान में क्लीवेज कर देता है, अलग कर देता है दोनों चीज़ों को। आगे हमारे पास हेयर पिन राइबोजाइम। हेयर पिन राइबोजाइम जो होता है वो भी इसी तरह ही काम कर रहा होता है लेकिन किसी और सैटेलाइट RNA मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। जैसे हैमर हेड राइबोजाइम जो होता है वो हमारे पास वायरोसाइड में प्रेजेंट होता है, काम उसका सेम वही है कि वो RNA के मॉलिक्यूल को दरमियान में कट लगा रहा होता है। हेयर पिन राइबोजाइम जो होता है वो सैटेलाइट RNAs में होता है, मतलब ऐसे RNA के मॉलिक्यूल जो हमारे पूरे DNA हमारे पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर मूव कर होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, मूविंग होते हैं। तो उन RNA मॉलिक्यूल्स की क्लीवेज, यहाँ ये उसकी क्लीवेज साइड होती है, उसको काटने के लिए हेयर पिन राइबोजाइम होता है। आगे उन्हें बताया हुआ हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस। हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस जो होता है उसके अंदर भी एक राइबोजाइम होता है, इज फाउंड इन अ सैटेलाइट वायरस ऑफ हेपेटाइटिस B वायरस, अ मेजर ह्यूमन पैथोजन। हेपेटाइटिस B
कि वायरस के अंदर ये वाला राइबोजाइम प्रेजेंट होता है, इज़ अ नॉन कोडिंग आरएनए फाउंड इन द हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस दैट इज़ नेसेसरी फॉर वायरल रेप्लिकेशन, और ये इंपॉर्टेंट होता है वायरस की रेप्लिकेशन में। और ये भी क्या कर रहा होता है, आरएनए के मॉलिक्यूल को काट रहा होता है। द राइबोसोम एक्ट टू प्रोसेस द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट टू यूनिट लेंथ इन अ सेल्फ क्लीवेज रिएक्शन। और ये क्या कर रहा होता है, जब आरएनए के मॉलिक्यूल ने आपस में कटना होता है तो वो हेल्प कर रहा होता है, एज अ सीजर काम कर रहा होता है और उसको काट रहा होता है। अब आगे हमने देखना है इन राइबोजाइम्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। ओनली 2 क्लिनिकल ट्रायल्स आर इन प्रोग्रेस टू इवैल्यूएट द पोटेंशियल ऑफ केमिकली मॉडिफाइड हैमरहेड राइबोजाइम टू फाइट कैंसर। अब ये जो हैमरहेड राइबोजाइम थे जो वायरोसाइड्स में थे, उनको हमने देखा कि वो कैंसर फाइटिंग में काम आ रहे थे। द फर्स्ट एंजियोजाइम, a hammerhead enzyme that targets messenger RNA that encodes VEGF, is being examined in a phase 2 trial for the treatment of metastatic कोलोरेक्टल कैंसर। और ये मतलब आप इसे याद रखो कि एंजियोजाइम जो है ये एक एंजाइम है, ये एक हैमर्ड हेड राइबोजाइम है, और ये कैंसर की ट्रीटमेंट में काम आ रहा है और इसके ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं। और दूसरा हमारे पास है हरजाइम भी इसी तरह हमारे पास ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 2 के ऊपर काम करता है, और ये जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर इसके ऊपर भी ट्रायल्स चल रहे हैं।